अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और नामजद वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आज आपसे, और यार है पीछे वजीर आजम वाले झंडे क्यों नहीं जी रखे? मियाँ साहब अभी वोटिंग होनी है। अभी तो वजीर आजम काकड़ साहब हैं। भाई जब ऐलान हो गया है तो प्रोटोकॉल शुरू हो जाना चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह वो सब कुछ भी आप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं फरीद साहब, आप लोगों का, पूरी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का और आप सबकी सपोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी वजह से, आप लोगों के वोट की वजह से आपका ये खादमे अल्लाह एक दफा फिर खादमे आजम बनने के लिए जा रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि इस दफा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के बेपाया करम से शहबाज स्पीड लड़ाका जेट से भी ज्यादा तेज होगी। वाह जी वाह। मियाँ साहब ये जुल्फी भी बेल्ट बांधे या ये धागा ही बांध ले? मियाँ साहब ये गोगे को तो बेल्ट पूरी नहीं आनी, इसको संगल बांध दे। इसको खुला छोड़ दे। इंशाअल्लाह आपका ये खादम इस दफा कौम की ऐसी खिदमत करेगा कि आप लोग खुले दिलो दिमाग से जिंदगी बसर करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये महंगाई की जो जंजीर आवाम की जिंदगियों को जकड़े हुए है, हमें आवाम को इससे निजात दिलानी है। फरीद साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपने, मेरा मतलब है मीडिया ने, को पायलट का किरदार अदा करना है, क्योंकि मैं समझता हूं कि हम सबको एक एक होके मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। मियाँ साहब, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। नून लीग का भी ये नारा था कि मुल्क को नवाज दो। ये अचानक मुल्क को शहबाज दो कैसे हो गया? ये तो ऐसे ही हुआ ना, बाहर सैनमे में पोस्टर मौला झटका लगा है, अंदर फिल्म चूड़ियां चल रही है। गौरी साहब, चूड़ियां भी हिट फिल्म थी। मैं यहाँ ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जाती तौर पे मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दरखास्त दी, भाईजान आप ही वजीर आजम बने। अगर आप कहें तो मैं आपको वो लिखी हुई दरखास्त दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने लिखा है कि बखिदमत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, गुजारिश है कि बंदा आपको बतौर वजीर आजम देखना चाहता है और आपके जेरे साया मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता है। अगर आप बंदा की दरखास्त मान लें तो ऐन नवाजिश होगी। अल्लाह रिज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आदमी अल्लाह पंजाब। जब मैंने दरखास्त उनके आगे रखी तो उन्होंने दरखास्त पढ़ के मुल्क की माशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए नया कागज नहीं मांगा। फरीद साहब, नया कागज भी नहीं मांगा, जाया नहीं किया कागज। मेरी ही लिखी हुई दरखास्त को पलटकर जेब से पेन निकाल के उसी के ऊपर लिखना शुरू कर दिया कि बखिदमत जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी आपको खादमे आजम के ओहदे पर देखना चाहता है। अगर आप मेरी तजवीज मान लें तो ऐन नवाजिश होगी। अल्लाह रज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ।
तो बात ये है कि मैं अब मियां साहब के आगे हरगिज बोल नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। मैंने हमेशा मियां साहब को अपना मुर्शद माना है, अपना बड़ा भाई माना है, अपना लीडर माना है। इसलिए मैं उनके आगे सरे तस्लीम खम हो गया और मैंने कहा कि मियां साहब, मैंने तो अभी आपके सामने जमीन पे बैठ के एड़ियां रगड़ रगड़ के भी कहना था कि मैनू नहीं पता तुसी वजीर आजम बनो। अगर आपने ये दरखास्त लिख के तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैं अब कैसे मैं आपके सामने लबकुशाई कर सकता हूँ। मियां साहब ने कहा कि शहबाज, तुम्हें सब जमातों के साथ मिलके हुकूमत चलाने का तजुर्बा है, इसलिए इस वक्त भी जो सियासी सूरत हाल है, सब जमातों को साथ लेके चलो और हुकूमत करो। मैं इंशाल्लाह तुम्हारे सर पे साए की तरह रहूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वर्कशॉप में छोटे काम कर रहे होते हैं और जो मेन उस्ताद होता है वो पास बेंच पे बैठ के निगरानी कर रहा होता है। उन्होंने कहा कि तुम्हें हर गाड़ी के पुर्जे का पता है, तुम्हें गाड़ी के नीचे घुसना भी आता है, तुम गाड़ी का तेल फिल्टर भी बदल लेते हो। इसलिए मैं ये कहूंगा कि तुम ही इस वर्कशॉप को संभालो जी। मुझे तुम इंशाल्लाह पास बेंच पे बैठा देखोगे और तुम इंशाल्लाह इस गाड़ी को ठीक करके तो मंजिल तक पहुंचाओगे। मैंने भी मुल्क की माशी बदहाली को मद्देनजर रखते हुए मियां साहब की शेरवानी ही जाके दर्जी को दी कि है विच 2-2 इंच दी सलाइयां मार दे ताकि मेरी फिटिंग की बन जाए। बाकी रह गई ये गौरी साहब की बात कि पोस्टर मौले झटका लगा के अंदर फिल्म चूड़ियां दिखाई जा रही है। तो मैं तो सारी कौम को गुजारिश करूंगा कि अब आप इंशाल्लाह सुपर हिट फिल्म चूड़ियां ही देखेंगे। बल्कि मैं कहूंगा कि आप सब लोगों ने, पूरी आवाम ने ये गाना गाना है अपने वजीर आजम के लिए, करा में नजारा जदों तेरी तस्वीर दा, कहंदा है भुलेखा सानू मियां नवाज शरीफ दा। मियां साहब, सैयद नूर की फिल्म चूड़ियां तो सुपर हिट थी, लेकिन आपकी सियासी फिल्म चूड़ियां हम पहले 16 माह देख चुके हैं। फरीद साहब, आपका बाकायदा तनिया पुटन वाली कुड़ी वर्गा मुंह है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये देखें कि मुल्क जिस तरह डिफॉल्ट कर रहा था, जिस तरह खौफ और हरास फैला हुआ था, अल्लाह के फजल से उस वक्त भी आपके इस खादम ने मुल्क को, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया था। अब गोवा में इसकी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाने का वक्त नहीं मिला। इंशाल्लाह हम अब ये करके दिखाएंगे। हम आवाम को महंगाई के झंझट से आजाद करवाएंगे। इंशाल्लाह हम गरीब के घर में रोटी पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह हम घर घर में तालीम पहुंचाएंगे। लोगों को इंशाल्लाह नौकरियां देंगे। हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क को खुशहाली देंगे। और फरीद साहब, आप मुझे प्रोग्राम के बाद मिले, आपको मैं उलामा दूंगा। मियां साहब, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका बहुत शुक्रिया। मगर एक बात माफ कीजिएगा, मैं जरूर कहूंगा कि जो बातें आपने अभी कही हैं कि आवाम को आप रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बिजली की कीमतों को कम करेंगे या मुफ्त बिजली के यूनिट देंगे, ये सब कुछ नहीं होने वाला। आपकी हुकूमत बनेगी इत्तेहादियों के बलबूते पे, उनकी बेसाखियों पे।
आपकी हुकूमत तो सिर्फ इत्तेहादियों को मनाती रहेगी, आवाम के पल्ले कुछ नहीं आना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ क्योंकि तुसी गाली गलत कर रहे हो। देखिए, इस मुल्क के अंदर ज्यादातर इत्तेहादी हुकूमतें बनी हैं और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ मिला के हुकूमत करके दिखाई है और इंशाअल्लाह इस दफा भी हम जो वादे कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम से पूरे करेंगे। बहरहाल मियां साहब, इत्तेहादियों के बल पर बनने वाली हुकूमत के पांव के नीचे से कालीन खिंचने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। फरीद साहब, आप जैसा लड़का किसी की फरारी के पास खड़े होकर फोटो खिंचा के कहता है मैनू अबू ने लेके देती है। ताडेर का पेंडू ऊंट वेख के कह रहे होंगे यार जिन्ने ते बुल ढिले ने सिगरेट ते नहीं पी सकता। ताडेर का बंदा बर्फ वाले फट्टे को ब्रेक ला के कहता टैंकी च थोड़ी जी बर्फ पा दे, गड्डी गर्म हो गई है। ताडेर का बंदा चिड़िया घर दे बांदर नू रेजर देख के कह रहा होंगे वो कल शेव शूव करके रखी मैं मेहमानों नू लेके आना है। मियां साहब, बांदर लाजमी शेव कर लगा, एक कलम बड़ी एक छोटी कर लेगा। यानी अजीब बात कर रहे हैं आप। ताडेर का बंदा अंब पोला कर दिया पंचर कर लेंदा है। ओ मियां साहब, नाराज क्यों हो रहे? मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सारी जमातों को मिलाकर एक बार फिर कमजोर सी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है, उनको बना लेने दें हुकूमत। जी बना लेन, वो बना लेन, वो बना लेन। हुकूमत को वोट ही तो नहीं जी मैं उन्होंने हथों च खो लीए। वो बना लें, वो अपनी अक्सरियत शो करें, वो बना लें वो हुकूमत। ये तो अक्सरियत शो करेगा जो वो बनाएगा। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये जो मुल्क की डोलती हुई पतंग है इसको अब छोड़ना तो नहीं, किसी ने तो इसकी डोर संभाल ली है। अब अगर हमने आगे बढ़ के इसे ना संभाला तो ये जो पतंग इस वक्त डामाडोल है ये किसी दी ममटी ना लड़ जानी जे। मैं तो बल्कि आजाद उम्मीदवारों को भी दावत दूंगा कि वो मिसाके मईशत के लिए मेरे साथ आके बैठे। मैं थोड़ा जा नुकरिज हो जाऊंगा, कोई गल नहीं। फरीद साहब, इस वक्त मुल्क मजीद इख्तलाफात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमें अब मिलके चलना होगा। हमें मुल्क के लिए, हमें अपनी गरीब आवाम के लिए मिलके चलना चाहिए। मियां साहब, फिलहाल तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को संभालें, वो किसी और के साथ मिलकर चलने की तैयारी कर रहे हैं और दबे अल्फाज में उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मौलाना को हम संभाल लेंगे। मौलाना हमारे पुराने मेहरबान हैं, वो हमसे नाराज नहीं रह सकते। उनको तो हम बड़े आराम से मना लेंगे। मैं फरीद साहब, मैं तरला ही हो जाए पाना थानू पता ही नहीं। मैंने थोड़ी देर के लिए जाके मौलाना से डिस्कस करना है तो मौलाना ने कह देना है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि शबाज की शक्ल वजीर आजम जैसी है। चले मियां साहब, फिर वजीर आजम अनाउंस होने की खुशी में हमें मिठाई तो खिलाएं। गौरी साहब, जी 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 जी, किसी कीड़ी कोलों चीनी का दाना खो के ते जुल्फी नू दियो। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जब भी जंगल में कोई प्लाट खरीदता है ना जी, ते पटवारी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨੱਕ ਮਾਰੋ। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्ग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज
चलें, सुन के बड़ी खुशी हुई है। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि जिस जानवर के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उससे मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, बल्कि कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, जी हाँ। वो कौन सा जानवर है जी? जी बख्तियार साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं बियर यानी भालू, रीछ, और फारसी में इसको खर्स भी कहा जाता है। खर्स, वाह वाह ये फारसी जुबान का लफ्ज है। रीछ के मुतालिक बात होने लगी है जी। रीछ के मुतालिक बात हो रही है। वाह, ये आपने रमजान साहब की रिक्वेस्ट पे की होगी। बिल्कुल सच्ची गल है। मैं पिछली सीट पे चला जाऊं टीचर बेटे, मुझे बहुत डर लगता है रीछ से। रीछ का और रमजान साहब का जूते का नाप एक ही है जी। अमानत साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रीछ से मुतालिक मैं आप लोगों को कुछ मालूमात दूंगा। यहाँ पे हम कोई रीछ तमाशा नहीं करने जा रहे हैं जो आपको डर लगेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। अच्छा सुनिए, रीछ से मुतालिक सबसे पहले तो ये कि रीछ जंगल में 25 साल तक इसकी जिंदगी होती है। अच्छा। और इसको अगर कैप्टिविटी या कैद में रखा जाए, जैसे चिड़ियाघर हो गया या कहीं और पे, जी। तो वहां पे इसकी उम्र 50 साल तक चली जाती है। अच्छा, तो जंगल में को खुराक खालस नहीं मिलती? जंगल में टीचर बेटे मेरा ख्याल हमले बड़े होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बड़े होती हैं। हाय। अमानत साहब, एक वजह यह भी है कि वहां पे इनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह तो से जंगल में तो डॉक्टर है ही कोई नहीं। उन्हें बांदर जो है वो कंपाउंडर का काम कर लेता है। हाँ, मेरा ख्याल बांदर भागकर जंगल में पायोडीन ले आता होगा। नहीं, लेकिन जो मैं हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ रीछ से मुतालिक, एक बात यह है कि रीछ अपना इलाज खुद करते हैं। जो सेल्फ मेडिकेशन इंसानों से मुतालिक कहा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन रीछ सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अरे रमजान साहब भी काफी दवाइयां जानते हैं, ये भी खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं। अगर ये अपना इलाज करते हैं तो गलत करते हैं, इनको चाहिए डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन बात हो रही है जंगल की, तो रीछ के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बहुत सारे पौधों या कुछ मखसूस कीमियाई मादे होते हैं, उनसे वो अपना इलाज खुद करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा जी। यानी रीछ को जड़ी बूटी की पहचान है। अच्छा, पहचान भी है, और साथ साथ इसकी जो सूंघने की सलाहियत है वो बहुत तेज है। नहीं तो ये फिर अपना मतलब क्यों नहीं खोल लेता उधर? भाई ये खालस शायद खुद ही खा जाता, बेचे तो इसको बचे क्या। बख्तियार भाई, आप तो ही वेले फिरदे हो, लोकां नूं कारोबार दा सलाह देई जांदे। अच्छा सुनिए, रीछ से मुतालिक एक और दिलचस्प बात। सर्द मौसम में जब सर्दियों का आगाज होता है तो ये रीछ 100 दिनों तक, तकरीबन 3 माह से ज्यादा अरसे तक सो जाता है, जिसको हाइबरनेशन का अमल कहते हैं। जी हाँ, ये अपने कछार में चला जाता है और सर्द मौसम से बचने के लिए 3 माह से ज्यादा अरसे तक ये सोता रहता है। तो ये 3 महीनों में इसे कोई भूख, कोई प्यास, कोई चीज नहीं लगती। ये तो 3 महीने घर ही सोया रहता है, तो इसे जॉब से नहीं निकाल देते? अरे जॉब से कहां से निकालेंगे उसको, वो कौन सा जंगल में स्टेशन मास्टर लगा हुआ है। टीचर बेटा, ये जो सर्दियों में सोया रहता है, कहीं गिटार तो नहीं बजाता? क्या मतलब? मेरा मतलब जो गिटार बजाते हैं वो सर्दियों में काम कम ही करते हैं। अच्छा सुनिए, एक और दिलचस्प बात सुनिए रीछ से मुतालिक। जी। रीछ दरख्त पर उल्टा चढ़ने की सलाहियत रखता है। अच्छा, रिवर्स गियर भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी रिवर्स, उल्टे पांव दरख्त पे उल्टा चढ़ने की ये सलाहियत रखता है। वैसे मुंह भरने तो नहीं डिग पैंदा? ओ यार, सीधा चढ़ता है तो उसको पीछे से बांदर छेड़ते हैं, वो फिर उल्टा चढ़ता है, वो कहता है आओ हुण नेड़े किन्ने आना है। जो बांदर है ना जी, वो जंगल का कॉमेडियन होता है। अच्छा, वो नहीं बात आंदा जुगत लान तो या को कॉमेडी करन तो। चढ़ जाता होगा उल्टा भी दरख्त पर, उसकी कौन सी अगली जेब से पैसे नीचे गिर जाने हैं। हमारे साहब, रीछ के अंदर ना, चूंकि इसके पाँव, इसके जो हाथों के जो पंजे होते हैं, उसकी साख कुछ इस तरीके से होती है कि वो बहुत आसानी के साथ दरख्त पर उल्टा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरीके से इसको दरख्त पर चढ़ने की इसके अंदर सलाहियत होती है। ये अपनी कछार खुद बनाता है, मिट्टी खोदता है, तो जो इसके पंजों की साख्त है उसकी वजह से इसमें ये सलाहियत पाई जाती है। वाह, फिर तो ये चपेड़ भी बड़ी भैड़ी मारता होगा।
वैसे यावर साहब, आप कभी भी ये खतरा मोल ना लीजिएगा कि किसी रीछ के करीब जाएं, वरना आपको तो वो बहुत जोर की चपेट मारेगा। और ये मार भी को चपेट दी ने। अच्छा, हमारे माशरे में बर्रे-सगीर पाक व हिंद में रीछ से मुतालिक बहुत सारी तोहमात हैं, बहुत सारी रिवायात हैं। जी जी। आम तौर के ऊपर बड़े बूढ़े जो नौजवान लड़कियां हैं उनको रीछ तमाशा देखने की इजाज़त नहीं देते थे। ये पहले वक्तों की बात है, अब तो खैर रीछ तमाशा नहीं होता है। पहले रीछ वाला मोहल्ले में जाता था, रीछ का तमाशा दिखाता था, तो बड़े बूढ़े नौजवान लड़कियों को मना करते थे कि रीछ तमाशा ना देखें, क्योंकि रवायत ये थी, एक तोहम परस्ती थी कि अगर लड़कियां, नौजवान लड़कियां रीछ का तमाशा देखेंगी तो कहीं रीछ उन पर आशिक ना हो जाए। जरा रीछ नु वखरा ही रांझा बनाया। नहीं बेटा, रीछ इंतहाई शरीफ आदमी है। नहीं, इनका तो फर्स्ट कजन है, ये बेहतर समझते। अच्छा सुनिए, रीछ से मुतालिक एक और तोहम परस्ती जी। यानी पहले वक्तों के अंदर जो बच्चे ख्वाब में डरते थे जी। या ज्यादा तवील अरसे तक बीमार रहते थे, तो बड़े बूढ़ों का ये मानना था कि उस बच्चे का हाथ अगर रीछ पर लगवाया जाए तो बच्चे की बीमारी खत्म हो जाती है, या फिर वो ख्वाब में डरना छोड़ देता है। बल्कि बच्चों को रीछ के साथ गले भी मिलवाया जाता था ताकि वो डरना छोड़ दें। देखो ना जरा, वखरा ही उन्होंने बच्चियां दा मामू बनाया। टीचर पुत्र, मैंने बचपन में रीछ के साथ जफ्फी लगाई हुई है। हाय हाय, और मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही कोट के जफ्फी ला गए है। वैसे एक बात आप लोगों को बताऊं कि ये असल में रीछ वालों की अपनी फैलाई हुई अफवाह थी, जो तोहम परस्ती बन गई थी। इससे होता ये था कि ये सब करने से जो बच्चा जैसे गले लगवाया जाता था, रीछ वाले उससे पैसे लेते थे। और ये उनकी आमदनी का एक बहुत अच्छा खासा जरिया भी था। वैसे मैं बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं रीछ के मुताबिक। जी जी, और भी मेरे पास बहुत सी अच्छी बातें रीछ से मुतालिक, जरा सुनिए आप। जी। अच्छा, रीछ जो है वो एक तन्हाई पसंद जानवर है। अली जाहिर है, जड़ा 3 महीने घर ही सुता रहंदा है, ना किसी नाल मिलना गिलना, ना को आना जाना। अच्छा सुनिए सुनिए, ये किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। कोई इसके अगर करीब आ जाए, कोई इसके करीब फटकने की कोशिश करे, ये इस पर हमला भी करता है। हाँ जी, साडे पिंड एक मदारी रिछ लैके आया सी, उन्हें पंजा मार के मेरी साली दा मुंडा जख्मी कर दिता जी। और इन्हां ने मदारी नूं पैसे दिते हन, क्योंकि इन्हां दी अपनी साली नाल लड़ाई हुई सी। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा। जी। इंसानों पर मुकदमा तो कायम होता है, उनको सजाएं भी होती हैं, लेकिन इटली में एक रीछ पर मुकदमा कायम हुआ और उसको सजाए मौत दे दी गई। एक बाप बेटे पर रीछ ने हमला किया। उन्होंने इस हमले का मुकदमा दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन जाके। अच्छा। वहां की पुलिस ने डीएनए मैच करके तहकीकात की, खोज लगाया, उस रीछ को तलाश किया, उसे गिरफ्तार किया गया। अच्छा। मुकदमा चलाया गया और बाद अज़ां उसे सजाए मौत दे दी गई। इसका मतलब है रीछ की वैल्यू इटली में नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और आपको दिलचस्प बात बताता चलूं कि जिस तरीके से इंसानों की आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जी जी, इसी तरीके से रीछ की पहचान के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए नोज प्रिंट्स होते हैं। अच्छा। हर रीछ की जो नोज प्रिंट है वो अलहदा होती है। इसीलिए रीछ जब भी जंगल में को प्लाट खरीदता है ना जी, ते पटवारी उन्होंने यही कहता कि भाई जी आ कागजां दे उत्ते जरा नक मारो। बड़ा साउंड है तुहाडा बख्तियार साहब, जो बोलते हो मैनूं लगदा पिछे लड़ाई हो गई है। ओ यार, गल ते हुण जो ज़हन में आता है टीचर से पूछनी होती है। आहिस्ता भाई, आहिस्ता। कनाडा में मेरा भतीजा रहता है, चौरी अमजद। अच्छा। वो बताता है कि ताया जी इधर को रेछे आ जाते हैं हमारे घरों में भी, वैनकूवर में। वो कहता है जी कि उनसे खुद ही बचना है, आप उनको कुछ कह नहीं सकते। वो कहता वो हमारे लॉन में आके डस्टबिन फोल फोल के चीजें खाते हैं, बल्कि विद फैमिली आते हैं। अच्छा अच्छा। और हम दूर से देख रहे होते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। टीचर बेटा, जिस रीछ को सजाए मौत हुई थी
उससे पूछा गया था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हाँ जी पूछिया सी जी, उन्हें फिर कहा जी कि पाकिस्तान मेरा एक चाचा रहिंदा है रमजान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी वीडियो कॉल करा दियो। ओह माय गॉड। वैसे रमज़ान साहब, रीच की आखिरी ख्वाहिश के बारे में आपने पूछा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रीच शहद खाने का बहुत शौकीन है। शहद बहुत पसंद होता है रीच को, और यही वजह है कि कहीं भी उसको अगर शहद की मक्खी का छत्ता नजर आ जाए तो वो उसे लूट लेता है। अक्सर सुना यही है कि अपना जंगल में जब कोई डकैती की खबर फैलती है ना जी, तो वो यही होती है कि रिच ने शहद की मक्खियां का छत्ता लुट लिया। बल्कि मैंने तो टीचर बेटे ये सुना है कि खालिस शहद की पहचान ही ये है जी कि वो रिच को खो के खादा जाए। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਤੇ ਖਾਲਸ ਕਿਧਰੇ नहीं जे रहा। टीचर बेटे मैं तो पढ़ लेकर अमेरिका सेटल होना चाहता था, जो आप पढ़ा रहे हैं इस तरह तो मैं चिड़ियाघर सेटल हो जाऊंगा। अरे भाई, ये ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट है, इसे भी इंसान पढ़ते हैं और अमेरिका में ये आपके बहुत काम आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बलीगुर रहमान साहब भी गवर्नर रहेंगे, वही अनाउंस हो गए हैं। बाकी सारे के सारे वो क्या कहते हैं कि नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। फरीद साहब, सियासी सूरत हाल पे तो अभी बादल ही छाए हुए हैं, कोई बात क्लियर नहीं हो रही। गौरी साहब, आप क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं? आपका कौन सा स्पीकर के लिए नामजदगी हुई है? फरीद साहब, मैं भी एक तरह का इंसान हूँ, मेरी भी कोई मोहल्ले में सियासी साख है। मैं मोहल्ले में जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? गौरी साहब, इसी मुंह से आप मोहल्ले में जाएं, क्योंकि आखिर लोग आपका चेहरा ही तो देखते हैं। मगर सर जी, कोई रोड़ा रप्पा, कोई बात क्लियर तो हो ना। हाँ जी। जुल्फी साहब, आपको भी परेशानी है? आपका तो सियासत से मुझे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नजर नहीं आता है। फरीद साहब, आखिर इसके भी मोहल्ले में सियासी साग रोटी है। ओ भाई, मैंने सियासी साख कहा था, साख। आई मीन रेपुटेशन। गौरी साहब, आजकल जो सियासी साख है ना, वो वाकई में साग बन के रह गई है। अगर सारू साग में कोई मक्खन का तड़का लगाएं, कुछ तो बताएं। हाँ हाँ, लग रहे हैं तड़के। पीटीआई वाले मौलाना साहब से मिल रहे हैं, इससे बड़ा तड़का और क्या होगा? असल तड़का जो लग रहा है वो तो मेरा मुखबर लेके आया। वालेकुम सलाम, ठीक हो? जी जी। हालांकि मेरी बेवकूफी है, मैं गोगे से पूछूं ठीक हो? तो दूर से ही नजर आ रहा होता है ठीक है। चले मुखबरी बताएं, क्या मुखबरियां लाए आज? फरीद साहब, हैरान कुन बातें फैली हुई हैं। अच्छा, मुखबर बताता है कि इस वक्त जो सियासी साख समझी जा रही थी ना, यू मीन रेपुटेशन? जी हाँ, और जिस पार्टी की समझी जा रही थी वो चूंकि निकल आई है कुकड़ू कुड़ू। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को जो वापस बुलाने वाले लोग हैं ना, वो बेशक डोमेस्टिक हों या सरकारी, सारे के सारे नाराज हुए हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब भी उन सब लोगों से नाराज हुए हैं। अच्छा, कि मैनू बुलाया क्यों जे? वो कह रहे हैं कि तुसी आए क्यों हो? और मुक्तदिर अदारे जो हैं वो रिजल्ट की वजह से मायूस भी हुए हैं। अब ये जो जीडीए नहीं इकट्ठी हो रही, जिन्होंने एक जलसा भी फुड़का दिया है, वो भी सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारी पार्टियां कि चूंकि इस वक्त मुक्तदिर अदारे भी अंडर प्रेशर हैं
इसलिए यही वक्त है अपनी बात और अपनी साख मनाने का। वाह रे वाह। यानी हर कोई गर्म लोहे को देखकर चोट लगाना चाह रहा है। जी हाँ, इसीलिए आपने देखा है कि सियासत के सबसे बड़े लोहार मौलाना फजलुर रहमान ने भी थोड़ा कट मारा है। उसके बाद आप सिंध की तरफ जाएं तो पीर साहब पगाड़ा शरीफ ने भी थोड़ा कट मारा है। उन्होंने भी कह दिया है कि बानी पीटीआई अगर करप्ट हैं तो फिर हम सब करप्ट हैं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो हुकूमत बनने जा रही है वो हमें 8 महीने ही चलनी है। बोलो किसी ने किया भी ये सिर्फ 8 महीने ये जनाब हुकूमत है या पिंड दी साइकिल है जी 72 घंटे चलती। अच्छा, अरबों रुपए लगा के इलेक्शन हुआ है और अगर हुकूमत ने 8 महीने चलना है बकौल पीर पगारा के, तो ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? कुकड़ों एक और मुखबरी आपको बताने लगा हूं, वो भी आप सुन के शासदार रह जाएंगे। ये जो गवर्नर पंजाब का रौला पड़ा हुआ है ना, इस दौड़ में काफी सारे लोग जो थे वो शामिल थे। बल्कि मुखबर तो ये कहता है कि साबिक गवर्नर चौधरी सरवर साहब को पीपल्स पार्टी ने भी लारा लगाया हुआ था। बिल्कुल कि आपको गवर्नर लाएंगे। अच्छा, ऊपर से कमर जमान कायरा साहब का भी नाम आ रहा है। मुखबर बताता है कि अहमद महमूद साहब जो हैं, मखदूम साहब, जी उन्होंने तो माजरत ही कर ली है। अच्छा, जी हाँ, ये नहीं बनना, नहीं बनना मैंने गवर्नर यार, बल्कि उन्होंने ऐसे भी किया है। हालांकि मखदूम साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। अब मुखबर बताता है कि गवर्नर कोई भी नहीं नया आना, बलीगुर रहमान साहब नहीं रहना है। बाकी सारे के सारे वो क्या कहते हैं कि नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। चाचा सीआईडी क्या मिसाल लाए हैं आप? ये इंग्लिश की मिसाल है, उर्दू की मिसाल है। ये एक मेरा दोस्त होता था माइकल, अच्छा, उसने मुझे इंग्लिश में बताई थी, फिर मैंने इसका पंजाबी तर्जुमा कर लिया था। नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। ओरिजिनल वर्जन भी सुना दें इसका। बाथ एंड वॉश लेफ्ट बिहाइंड, फ्लाई अहेड टू सिट ऑन फेस। जबरदस्त। नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। वाह जी वाह, क्या कहने। एक और मुखबरी सुन लीजिए। मुखबर बताता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन से पहले अपने जलसों में नवाज शरीफ साहब को आड़े हाथों लेते रहे हैं। जी और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पे उन्हें बाद में माजरत करनी पड़े। असल में उनकी शुरू से ही ये सोच थी कि अगर नून लीग का वजीर आजम बना तो वो शहबाज शरीफ साहब वारा खाते हैं, हमें नवाज शरीफ साहब वारा नहीं खाते। इसलिए वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हथौला रखे हुए थे। क्योंकि मुखबर कहता है कि बिलावल साहब जो हैं, उनकी जो घरेलू टॉक है ना, वो यही है कि शहबाज साहब फिर भी वारा खांदे ने, मियां नवाज शरीफ साहब को हम नहीं घेर सकते। आप जरा जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की दूरंदेशी देखें ना, उनको पहले ही पता था कि हुकूमत जिसकी भी बने, बेशक पीटीआई की बने, बेशक नून लीग की बने, पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। चाचा सीआईडी में सोच ही रहा हूँ कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को ये बात पहले से कैसे पता थी? यार हर थोड़ा जाते अपने भादा पता ही होंदा है ना। जैसे मुझे पता है कि मैं बाहर निकला वा ते मैं इन्हां दी दौड़ लवा सकदा। आ जाओ बाहर, सानू भी पता लगे तुहाडियां लत्तां भी है ने। तेरा लत्तां बड़ा ध्यान है, तू मुखबरियां सुननियां ने कि ठुड्डे खाने ने। एक मजाया मुखबर की मुखबरी सुन लें। वो कहता है कि जो नवाज शरीफ साहब के मीनारे पाकिस्तान वाले जलसे में कबूतर उनके हाथ में बैठा था ना, वो कबूतर के मालिक ने उसका अमेरिका का वीजा लगवा दिया है।
वो क्यों? कहीं औखे सौखे वेले में कबूतर का नाम भी ECL में ना आ जाए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। झगड़ा हुआ है कि किसी के प्रोग्राम में तो वो बड़ा रौला उसका पड़ जाता था और वो एक झगड़ा 3-4 महीने निकाल लेता था। अब तो हर रोज किसी ना किसी एक प्रोग्राम में बड़ा बुरा झगड़ा हो जाता है। सही बात, बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, मैं एक अर्जी ये करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत ज्यादा हाला हुई है। हाँ जी। और ये अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब हम मीडिया पे, सोशल मीडिया बेशक हो, अब सोशल मीडिया वालों को भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लेना चाहिए, ये एहसास कर लेना चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया वालों को ज्यादा ये एहसास कर लेना चाहिए जी जी कि वो पूरी दुनिया में देखे जा सकते हाँ जी बिल्कुल। कोई भी उनकी साइट, उनकी एप्लीकेशन या उनका वो जो चैनल वगैरह है, उनकी वीडियो देख सकता है। हाँ जी। और उसमें बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जो हमारी इस बदतरी पे या लड़ाई झगड़ों पे या हमारे जो बुरे हालात हो जाते हैं उन पे खुश होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो खुदा वास्ते ये एहतियात करनी चाहिए। जैसे अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बात हुई कल परसों, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जी, उस पे अब जो उनके खिलाफ हुए हैं एकदम, वो जरा सा भी नहीं ये ख्याल कर रहे कि ये हमारे मुल्क के हैं बिल्कुल। और ये एक मजहबी रहनुमा भी है। हाँ जी। हमें थोड़ा सा हाथ थौला रखना चाहिए। हमें इस तरह के जुमले नहीं लिख देने चाहिए कि पूरी दुनिया को ये एहसास हो कि मुसलमान, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान जो है वो इतना बदतर है बिल्कुल। या इतना खौफनाक है या इतना बुरा है। हाँ जी। मुसलमान तो बड़ा अच्छा है जी, हो सही मुसलमान, उसका तरीकाकार, उसकी गुफ्तगू, उसके अमाल मुसलमान वाले हों, वो तो मेरा ईमान है कि वो तो सबसे बेहतरीन है। सही बात है। अब जब अपने मजहबी अहकामात को छोड़ के अपने शैतान के पीछे लग के और मुगल्लज़ात बक रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जी। तो फिर जाहिर है वो जो मर्जी कोई कहता जाए। सही। सियासतदानों की इतनी बुरी हालत है कि वो आपस में, यार खुदा के लिए मत ऐसे करो, वो बैठते हैं टीवी के ऊपर, फट झगड़ पड़ते हैं। हाँ ऐसे ही है। तो झगड़ा पहले होता था कि एक अद्धा झगड़ा हुआ है कि किसी के प्रोग्राम में तो वो बड़ा रौला उसका पड़ जाता था और वो एक झगड़ा 3-4 महीने निकाल लेता था। बिल्कुल। अब तो हर रोज किसी ना किसी एक प्रोग्राम में बड़ा बुरा झगड़ा हो जाता है। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इतना क्या स्यापा पड़ गया हुआ है हमें क्यों इस तरह के हम बनते जा रहे हैं? अभी मैं देख रहा था कि भारतीय चैनल के ऊपर, किसी भारतीय चैनल के ऊपर जी जी। हमारे 2 लोग, एक पीटीआई की पुरानी उज़्मा कारदार साहिबा जी। और एक कोई समाद साहब थे वो पीटीआई के, वो इस कदर झगड़ रहे थे और एक दूसरे को इतना बुरा भला कह रहे थे और साफ पता चल रहा था कि वो जो भारतीय एंकर है वो पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ है, बड़ा सख्त, अर्नब गोस्वामी जी हाँ। जी। वो बाकायदा कोशिश कर रहा था कि और लड़ें, पाकिस्तान का और रिकॉर्ड लगे और भिजतों ये लोग। और हमारे सियासतदान वहां पे बैठ के अपनी अचकने धो रहे थे। अचकने धो रहे थे। मैंने जी अचकना की जराबा भी तो छड़ियां। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ ख्याल करें। क्या हो गया आपको? इतने कौन से आप लीडर बन गए हैं? या इतने समझदार आप में से कोई भी होता तो मुल्क की ये हालत होती। अजीजी, मैंने भी मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स के ऊपर कई मरतबा तज्जिए दिए हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किसी एक नुक्ते के ऊपर आपको फ्लेयर अप करें, आपको भड़काएं या आपसे ऐसी बात उगलवाएं जो आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए, आपके लिए वो बेइज्जती का बायस हो। जी जी जी, ये भी साफ नजर आ रहा था इस प्रोग्राम में भी। बिल्कुल। इस नहज पे मुल्क पहुंच चुका हुआ है, जिस तरह गरीब आदमी पिस रहा है। हाँ जी। पेट्रोल तो हर दूसरे दिन बढ़ रहा है। जी सर। अभी और से आपा पड़ेगा। गरीब के ऊपर बोझ आप फेंकते जा रहे हैं, उसको बेचारे को मरने वाला कर दिया हुआ है। और आप लोग इस तरह बहसें कर रहे हैं, इस तरह तकरीरें कर रहे हैं
कि जैसे आप बहुत बड़े सियासत के दानिश्वर हैं और आपको ही मुल्क चलाना आता है, हर बंदा ही, सही बात है, एक नहीं हर बंदा ही, वो कोई किसी पार्टी का भी हो, आप तकरीरें सुने इनकी तो ऐसे लगेगा कि यार इतने माशाल्लाह फजूल कॉन्फिडेंस के लोग हैं ये। फिर भी ये हालत है मुल्क की, बड़ी बुरी हालत कर दिया। और खुदा के वास्ते मीडिया के ऊपर बैठ के तो थोड़ा सा ये होश से काम लिया करें कि भाई हमें लोग देख रहे हैं, बिल्कुल। और फिर बाहर को भी छोड़ें, लोग क्या कहेंगे ये भी छोड़ें। यार आप अपनी अगली नस्लों को क्या तरबियत दे रहे हैं? वाह 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 वाह, आप उनके किरदार को किधर लेके जा रहे हैं? सही सर। बच्चों ने तो वही करना है जो बड़े कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं, सही। तो आप उनको क्या दिखा रहे हैं? इस तरह की हम चवले मारते हैं एक दूसरे के, इस तरह गर्दनें नोचते हैं, इस तरह हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, और ये इखलाकियात है। अच्छा अजीजी, सियासत जो है वो बातचीत का नाम है, उसमें बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हरफ आखिर समझ लिया जाता है कि कोई सियासी जमात अगर किसी दूसरी सियासी जमात को तनकीद का निशाना बना रही है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि शायद उस जमात से दोबारा बातचीत हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, अब ये को एक दूसरे की जानों के दुश्मन हो गए। हाँ भाई आपने चलो करनी भी है तनकीद, तो आप लफ्जों का चुनाव तो ऐसा करें ना बहुत खूब, कि जो वो अच्छा लगे। सही। ये मुजीबुररहमान शामी साहब बैठे होते हैं, या डॉक्टर हसन अस्करी साहब बैठे होते हैं, या और बहुत से लोग ऐसे हैं, कामरान खान साहब बोल रहे होते हैं, लफ्ज तो कुछ उनके यार बोले ना, आप छाबड़ी वाले ना लगने शुरू हो जाएं, आपको मल्ले के बदमाश ना लगने शुरू हो जाएं टीवी के ऊपर बैठ के ही। और चैनलों पे भी बड़े बड़े अच्छे लोग भी बोल रहे होते हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत बोलने वाले हैं, मगर इस तरह की बेहूदगी और एक दूसरे के साथ, ये सिर्फ सहाफियों का ही नहीं मैं कह रहा, सहाफी तो फिर बहुत सारे अच्छे हैं, बड़े इक्का दुक्का होंगे जो बोलते हैं तो गुस्सा चढ़ता है कि यार बोलते सही, मगर सियासतदान जो है ना जी, वो जो आके बैठते हैं उन्होंने असल में खुश करना होता है अपने लीडरान को। ऐसा ही है, वो अपने लीडरों को ये बताना चाहते हैं कि कैसी देखो ताडे लो फाइट की थी, हाँ जी, हुण मैनू टिकट देनी जे। सिर्फ इस चक्कर में ना जी, ओहदे लेने के चक्कर में, अपनी उनके आगे अपने नंबर बनाने के चक्कर में इस कदर बदअखलाकी का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि अच्छा, वो प्रोग्राम की रेटिंग के साथ साथ वो जो बैठ के वहाँ लड़ रहे होते हैं ना, वो अपनी भी उस जमात के अंदर रेटिंग को और बढ़ा रहे होते हैं। वो वही ना जी, वही कह रहा हूँ जी कि अपनी रेटिंग अपनी जमात में बढ़ाने के लिए। जी मेरे हिसाब से तो जिस चैनल पे लड़ाई होती है वो चैनल को फाइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और साहब ये करते भी हैं, बड़ी अच्छी बात है। भाई लड़ाई झगड़ा किस बात का, क्या कर रहे हो आप लोग? फिर ज्यादा एहसास ये हुआ है, ये इंडियन चैनल के ऊपर बैठ के तो बोल रहे हैं जो लोग, उनको देख के तो बड़ा ही दुख हुआ है कि यार छड़ भी दियो, की कर रहे हो। जब आप किसी और जगह जाते हैं, इतना मुझे प्यारा लगता है शुएब अख्तर, इतना मुझे प्यारा लगता है वसीम अकरम, कि वो जब जाके भारतीय चैनलों पे या दूसरे किसी चैनल पे बैठते हैं तो वो मजाक में हंस खेल के तो कोई बात कर लेते हैं जी हाँ, कभी वो ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। ये हमारे सीनियर खिलाड़ी जो थे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते, बाकायदा ये एहसास हो रहा होता है कि भाई ये अपने मुल्क की इज्जत का, अपने साथी खिलाड़ियों की इज्जत का ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल भाई सियासत में भी खुदा के लिए जब आप कहीं और जाके बैठते हैं तो ना ऐसे करें यार, ना इस तरह करें, अपने चैनलों पे भी आप सीख लें। बिल्कुल। अब कितनी, मुझे याद है काफी अरसा पहले जब नए नए चैनल शुरू हुए थे ना जी, तो एक चैनल शुरू हुआ था तो उस पे ईद के दिन हमें प्रोग्रामों पे बुलाया गया। अच्छा। तो मैं भी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी बड़ी टेंशन फैल गई है मुल्क के अंदर, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, तो इसका क्या हल है? मैंने कहा इसका एक ही हल है, चैनल बंद कर देता जाए। जी क्या मतलब? मैंने कहा यार चैनल देख देख के हम आम सादे लोग जो हैं, जो मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल बंदे हैं, वो तो आपके चैनल देख देख के ही परेशान हुए हुए हैं, जिनको समझ ही नहीं आ रही माशवा इसके कि यार इतने सारी कौम ही, सारे लोग ही परेशान हुए लड़ झगड़ रहे ने। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमने अभी तो चैनल शुरू हुए हैं ना,
प्राइवेट चैनल्स। आहिस्ता आहिस्ता हम सीख जाएंगे। मैंने कहा ये और बड़ा जुल्म है, बगैर सीखे बैठ गए हैं। सीख के शुरू करते हैं ना, आपको पता है कि आपको सारी दुनिया ने देखना है। हाँ जी। तो अब तो मेरा ख्याल है सीख जाना चाहिए। अब तो कई साल हो गए हैं, प्राइवेट चैनल्स भी शुरू हुए और लोगों को उस पर बैठते हुए भी। हाँ जी, चैनलों का मैं समझता हूँ कसूर इतना नहीं है जितना जो आके ऊपर बैठते हैं, खास तौर पे सियासतदान, उनका कसूर है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि भरम की कायनात एक बार उजड़ जाए तो दोबारा कभी आबाद नहीं होती। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।